उससे कर दो सर। हाँ भाई, आ गए सब लोग? कितने लोग आ गए? और जितने लोग नहीं आए वो लोग फटाफट आ जाएं, ठीक है। हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा अभी का जो सेशन होने वाला है, ये होने वाला है साइंस में ओम्स लॉ पे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th और 12th के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ क्लास 10th एंड 12th। आज मैं आपको पूरी कंप्लीट इसकी बारीकियां सिखाऊंगा कि ओम्स साहब कौन थे और इन्होंने क्या कहा था। इनको मैं ओम्स ला के जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को डराइव करते हैं, जो लोग आ जाते हैं कृपया वो लोग बता दिया करें मुझे ना। अगर आपकी उपस्थिति यहाँ तक हो चुकी है तो आपकी ये जिम्मेदारी है, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे अपनी बातों को बताएंगे। राज सिंह राजपूत, हाँ गुड इवनिंग। राज सिंह भैया अपने मित्रों को बताया करिए, आपके जितने भी क्लासमेट हैं सबको सूचित किया करिए। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। आप अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे, सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे। और राज जी आपसे, हाँ बिल्कुल नंदनी प्रणाम। राज अभी आप हमसे क्लास के बाद कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। राज सिंह राजपूत आप क्लास ओवर होने के बाद हमसे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। आपके पास कांटेक्ट नंबर मेरा होगा, क्योंकि आपकी स्थिति जो होती बड़ा थोड़ा सा नॉर्मल सी रहती है, आप शांत। और भी जो लोग हैं आप अपने सभी सम्मानित मित्रों को इन्फॉर्म किया करिए, सभी सम्मानित अपने कक्षा के प्रिय बंधुओं को, प्रिय बहनों को सूचित किया करिए, ठीक है। हम सब भारतीय ना, भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमारे यहाँ डेली प्लेस होती है, सब लोग प्लेस करते होंगे ना। चलो देखते हैं, आओ। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ की। ध्यान से देखना, मैं सोच रहा हूँ सब लोग आ जाएं तो हम लोग करें, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। अभी मैं आपको ओम्स लॉ से पहले थोड़ा सा कुछ एक सर्किट के बारे में बता दूं कि सर्किट कैसे बनाते हैं। वैसे आसान चीज़ है, मैंने बेसिकली आपको इसको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया था, लेकिन आप थोड़ा सा जान लो कि सर्किट वगैरह हम लोग कैसे बनाते हैं। कौन कौन से सर्किट्स का हम लोग यूज़ करते हैं, थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट में इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं ओम्स लॉ पे। तब तक और जो आपके भूले भटके भाई लोग हैं वो लोग आ जाएंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी, हाँ ठीक है, जितने लोग आ गए हैं आई एम बैक, चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, सब लोग आ गए, ठीक है। अब बताया था मैंने आपको, मैं ओम्स लॉ बताऊंगा, लेकिन उसके 2 मिनट पहले मैं आपको सर्किट डायग्राम बताऊंगा, जिन सर्किट का हमें यूज़ होना है कब, जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, होता क्या है कि जब हम लोग कह सकते हैं कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स का या इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे पास कुछ टर्मोलॉजीज होती हैं, या कह सकते हैं कि बहुत सारे इक्विपमेंट का हमें यूज़ करना होता है, एक सर्किट बनानी होती है। सर्किट बनाने का मतलब क्या होता है, सब लोगों को गुड इवनिंग। सर्किट बनाने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें कई सारी, जैसे हमें एक बैटरी बनानी होती है, हमें सेल को दिखाना होता है, हमें बल्ब लेना होता है, हमें रेसिस्टेंस लगाना होता है, हमें स्विच लगाना होता है। तो सबका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं तो थोड़ा देख लेते हैं। याद रखना, जब आप लोग सेल की बात करते हो ना, तो सेल के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, सेल का देख लो सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे ये प्लस होता है, यहाँ पे ये माइनस होता है, और जब हम लोग एक से अधिक सेल एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाती है, ये बैटरी हो जाती है। जैसे मैं अगर बात करूँ आपसे, ये मेरा हो गया, अगर देखो ध्यान से, ये क्या होगा, ये बैटरी हो गई। क्या होगी, मैंने एक से अधिक सेल कनेक्ट कर दिया, देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमने 3 सेल लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये बैटरी हो जाएगा। अगर एक सेल है तो ये अकेले सेल होगा, अगर एक से अधिक सेल किसी भी सर्किट में आप लगा रहे हैं तो वो बैटरी हो जाएगी। अब क्या होता है, मैं तीसरा आपको बता दूँ जो सिम्बल्स हम लोग यूज़ करते हैं। एक ज्वाइंट वायर होता है, ज्वाइंट वायर अगर आपको कहीं पे दिखाना है, वैसे अब इसका तो यूज़ कम होने वाला है, तो आप एक लाइन ले जा करके यहाँ पे कुछ इसको ज्वाइंट दिखा दीजिए। भाई एक कोई सीधे वायर जा रहा था, इस पर हमने क्या किया, किसी पॉइंट पे क्या कर दिया, इसको ज्वाइंट कर दिया। बात समझ में आ गई। कनेक्टिंग वायर के लिए आप सीधे लाइन दिखा सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, स्विच की बात थोड़ी सी आप जान लो, स्विच की बात थोड़ी सी जान लो, जिसकी आपको जो होता है उसको हम लोग 2 मोड में देखते हैं, ठीक है। स्विच को हम लोग क्या करते हैं, 2 मोड में देखते हैं। स्विच को हम लोग क्या करते हैं, 2 मोड में देखते हैं। एक तो ऑन मोड होता है और दूसरा क्या होता है, ऑफ मोड होता है। अब देखो इसको भी
जो एंशिएंट रिप्रेजेंटेशन था और एक जो मॉडर्न था। तो मॉडर्न में तो हम लोग ऑन स्विच को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ये दो ठो ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट में एक ठो बिंदी लगा दी, इसको बंद कर दिया, और ये क्या हो गया, ये ऑफ हो गया, हो गया। बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का मेरे क्या है, ये हो जाएगा, ये ऑफ वाली मतलब इस स्विच में कनेक्शन नहीं है, मतलब इसमें भी करंट नहीं आ रहा है। अगर इसको आपने ऑन कर दिया तो ये बीच में आपका ये बूंदी आ जाएगा। और जब हम लोग उसको दिखाना होता है ट्रेडिशनल, तो हम लोग इसको कुछ ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ये जैसे मतलब देख रहे हैं ना, ये जैसे दो वायर आ रहा है, इससे टच नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, इससे टच हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ये लग रहा है ना कि ये इसमें टच नहीं है, तो मतलब स्विच क्या है, स्विच ऑफ है। ये क्या है, स्विच हमारा क्या है, यहाँ पे स्विच ऑन है। इसके अलावा अगर बता दूं मैं आपसे कि वोल्ट मीटर को, मैंने बताया था आपको कि वोल्ट मीटर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ये ऐसे हम लोग करते हैं ना वोल्ट मीटर को अपने, आपको पता होगा। एमीटर को भी मैंने आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया है, ऐसे करते हैं हम लोग, ये सब हमने आपको सिखाया है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर भी होता है, लेकिन उसके बारे में भी मैं आपको बाद बताऊंगा। गैल्वेनोमीटर को भी हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं आपसे कि बल्ब को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये भी जान लीजिए कि बल्ब को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 6, 7 हो गया, 8th वाला यहाँ पे मैं लिखता हूँ। बल्ब को हम लोग देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ये जा कर के ना ये ऐसे होता है, ऐसे हम लोग बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, सर्किट्स में क्या करते हैं हम लोग, बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बल्ब का ये दोनों वायर है, ये बल्ब हमारा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे कि रेसिस्टेंस जो होता है, अभी आपको मैं आगे बताऊंगा जब ओम्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे, तो रेसिस्टेंस को हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, ये रेसिस्टेंस होता है हमारा। उसके अलावा अगर बात मैं आपको करूँ तो क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कभी कभी दिखाना तो ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ऐसे दिखा के यहाँ पे एक मतलब एक एरो सा बना दिया ना, तो ऐसा लगता है कि ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है। वेरिएबल रेसिस्टेंस इन द सेंस जिसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। तो ये 10 साइंस आप लोग याद रख लेना, तो बाकी चीज़ें अभी हम लोग इतना कम से कम जान लेंगे कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब थोड़ा सा एक बात और जान लो कि सर्किट डायग्राम बनाते कैसे हैं। अगर ये सारा सिंबल आपने सीख लिया तो आपको सर्किट डायग्राम तो बनाने आ जाना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैंने बैटरी ले लिया, सेल नहीं लिया, मैंने क्या लिया, मैंने बैटरी लिया, बहुत भयंकर बैटरी ले लिया मैंने, बाप रे। और फिर क्या किया, मैंने एक स्विच लगा दिया, अभी स्विच को मैंने ऑन नहीं किया है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया, अभी बताऊँगा बाद में कि रेसिस्टेंस का यूज़ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा दिया, और फिर यहाँ पे क्या किया मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। अब देखो, अब क्या किया मैंने, यहाँ पे स्विच को ऑन कर दिया, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल था, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल था। अब क्या होगा, सर्किट में मैंने सिखाया था, वो क्या होता है कि जो करंट का फ्लो होता है वो किधर से होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ होता है। ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो करंट का फ्लो होता है किसी भी सर्किट में, वो कैसे होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में होता है। लेकिन याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, एक दूसरी सर्किट में यहाँ पे भी बना रहा हूँ, एक दूसरी सर्किट में यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक दूसरी सर्किट में यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना कि जैसे मान लो यहाँ पे ये मेरी बैटरी है, ये स्विच है, ठीक है। ये मेरा क्या है, कोई कंडक्टर है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कोई कंडक्टर का ये बना दिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, क्या मैंने आपको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ध्यान से देखना, ठीक है। अब क्या हो रहा कि एक तरीके से मेरा मेटल वायर बोले इसको, या तो जैसे मैं बोलूँ आपसे कोई मेटल वायर, कोई कॉपर का वायर है, सिल्वर का वायर है, तो क्या हो रहा है, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। मैंने क्या कहा आपसे कि किधर करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं बाबू, वो क्या करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे। कोई मुझे रीजन बताएगा क्यों फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन इधर? कोई बता दे मुझे कि इलेक्ट्रॉन जो है उल्टा फ्लो क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन उल्टा क्यों फ्लो करते हैं, बताओ भाई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उल्टा क्यों फ्लो करते हैं, मुझे कोई बताएगा? मैंने क्या सिखाया आपको कि जो हमारी सर्किट है, इसमें जो हमारी बैटरी है, ध्यान से देखना, जो हमारी सर्किट होती है उसमें करंट किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करता है। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उल्टा क्यों फ्लो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों फ्लो करते हैं? बताओ भाई, फटाफट बताओ। समित बताएंगे, नंदनी बताएंगी, अभिजीत बताएंगे, और कौन बताएंगे, अब राज सिंह राजपूत भी बताएंगे, सब लोग बताएंगे भाई, जल्दी बताओ।
मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि सर्किट में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो अपोजिट फ्लो करता है। क्यों ऐसा होता है ये आप मुझे बताओगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्यों ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट फ्लो करते हैं, बाकी जो सर्किट होती है वो हमारी करती है पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ करंट फ्लो करती है। बिकॉज डिफरेंस चार्ज गेट अट्रैक्ट। हाँ, थोड़ा पहुँच रहे हो आप समित, थोड़ा सा पहुँच रहे हो, और लोग भी पहुँचने की कोशिश करें भाई। सृष्टि, नित्या, राज, कहाँ गए भाई सब लोग? हाँ, कहाँ गए भाई? आदर्श तुम कहाँ चले गए? और लोग कहाँ गए? बाप रे, इतना बड़ा आंसर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर। तो हे भगवान, ये ओम्स लॉ नहीं पूछे हैं यार, मैं ओम्स लॉ नहीं पूछा हूँ, इतना बड़ा लिख के दे दिए, हे भगवान। क्योंकि वो अट्रैक्ट होता है एक दूसरे से अट्रैक्ट होता नहीं, ऐसे नहीं होगा। अभी भी आप नहीं पहुँच पा रहे, पहुँचो, थोड़ा पहुँचो भाई, पहुँचो। नंदनी कहाँ गई? अभी उनका भी आंसर नहीं आया, ठीक है। आदर्श का भी अभी आंसर नहीं आया, पृथु नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। सृष्टि का आ गया, नित्या का नहीं आया। बाकी बताओ भाई, तो आप लोग बताया करो आंसर। राज बाबू बताओ आंसर। अरे देखो भैया, हमने क्या सिखाया था आपको, इसीलिए कहता हूँ कि रेगुलर क्लास किया करो। मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको खूब समझाया था। क्या समझाया था? कि जो हमारी सर्किट होती है वो क्या करती है, उसमें पॉजिटिव जो टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो करता है। लेकिन ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो किससे अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव से अट्रैक्ट नहीं होगा। मैंने क्या कहा था? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इनसे अट्रैक्ट होने के लिए इधर जाएंगे नहीं जाएंगे? जल्दी बताओ, इधर जाएंगे नहीं जाएंगे? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनसे दूर नहीं भागेंगे हो। नेगेटिव दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये इनसे दूर भागेंगे। ये बात को सब लोग याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और क्या हो जाता है, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो सर्किट बनाने समय याद रखना कि जो हमारे वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो क्या करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करते हैं, लेकिन जो हमारा सर्किट में जो हमारी करंट फ्लो करती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करती है। अभिजीत कुमार सर, ओम्स लॉ के पहले एक क्वेश्चन बता दीजिए, जल्दी पूछो। पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस अ कंडक्टर, गिवन फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। अ पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस अ कंडक्टर। अभी देखो, एक कंडक्टर के अक्रॉस में अगर 10 वोल्ट का डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो, कह सकते हो कि जैसे ये कंडक्टर है, देखो ध्यान से। अब ओम्स लॉ के पहले ही बता दूं तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन समझ लो, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं आपको कि जैसे मान लो एक सर्किट है और एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है मान लो, तो इसके अक्रॉस में एक को ये कंडक्टर है, एक को मैंने कंडक्टर, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके अक्रॉस में 10 वोल्ट का एक तरीके से क्या होता है, डिफरेंस है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस में जो बैटरी आपने लगाई है, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, वो कितने वाट का दिया? 10 वाट का दिया है। बात समझ में? 10 वोल्ट का दिया है, 10 वोल्ट का दिया है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यही होगा कि कह सकते हो आप कि अगर हम लोग बोले कि वायर वगैरह को, तो ये कह सकते हो आप कि जो इसके अक्रॉस में जो बैटरी लगी वो कितने की लगी है? 10 वोल्ट की लगी है, ठीक है। चलो अब आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ पे सारे सिंबल्स याद रखना। कई बार सर्किट डायग्राम के जो होते हैं सिंबल्स वो याद आते हैं, मतलब क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखना होता है कि कैसे हमें इसे ड्रा करना है, ठीक है। चलो आते हैं ओम्स लॉ पे, फटाफट आते हैं ओम्स लॉ पे और देखते हैं ओम्स लॉ में हम लोगों ने इसको कैसे समझना है, कैसे करना है, ठीक है, और कैसे इसे हमें फटाफट कंप्लीट करना है। ओके, आइए देखते हैं ओम साहब को, ओम साहब से मिलते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था, जब मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बात कल बताई थी कि एक्चुअली ओम एक साइंटिस्ट थे। देखो होता क्या था ना, पहले टाइम में अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, डिफाइन वन ओम, अभी डिफाइन कर दे रहे हैं वन ओम को, अभी डिफाइन कर दे रहे हैं बाबू, अभी डिफाइन कर दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इनडायरेक्ट सर्किट, द इलेक्ट्रिक चार्ज करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज इन अल्टरनेट करंट इन अनदर हैंड। मैं समझ, चलो अच्छा ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, देखते हैं। अभी एसी डीसी की बात करेंगे बाबू, लोग परेशान काहे हो रहे हो, अभी हम लोग एसी की बात कर रहे हैं, अभी अल्टरनेट करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट करंट की भी बात करेंगे, डीसी की भी बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जब पहले क्या था ना, पहले के टाइम में क्या था, अगर जैसे मान लो कि आप अपने मोहल्ले के सबसे अच्छे आदमी हो, ठीक है,
जैसे मान लो आप अपने मोहल्ले सबसे अच्छे आदमी हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समित मोहल्ला, नंदनी चौराहा, ठीक है। अरे देखे हो ना, जैसे कि आशुतोष तिराहा हो जाएगा, आशुतोष उपाध्याय कॉलोनी हो जाएगी, पहले ऐसे नाम पड़ा करते थे। जैसे अगर कोई काम किया, हाँ यादव जी नमस्कार, तो अगर आपने कोई भी अच्छा काम किया तो आपके लोग याद करने के लिए आपके नाम से पता चला कि कोई पार्क बनवा दिए ना, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, देख रहे हैं ना आप लोग। ऐसे ही क्या है कि कह सकते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल पार्क ऐसे करके दिखा देता है, क्या कहते हैं कंपनी का गार्डन, कंपनी गार्डन। तो पहले क्या था कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में हैं तो जिस फील्ड में आप अच्छा काम करेंगे आपके नाम से लोग आपके थोड़ा सा, ताकि आपको लोग याद कर, चूँकि आप इतना अच्छा काम किए हो तो आपको लोग याद करें, इसलिए क्या करते थे कि आपके नाम से लोग क्या कर सकते हैं, उस क्षेत्र में उस एरिया में कोई अगर चीज़ है जिसको लोग भविष्य में याद करेंगे उसको लोग डिफाइन कर देते हैं। जैसे नेताजी के लोगों के नाम से चौराहा तिराहा अक्सर बना देते हैं, गेट वेट बना देते हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स की बात चल रही है, यहाँ पे जो साइंटिस्ट अच्छे अच्छे थे, ठीक है, जो साइंटिस्ट अच्छे अच्छे थे, उन साइंटिस्ट लोगों को क्या किया गया भाई, अभी जैसे मैंने अगर क्या किया, मैंने कुछ एक नया कॉन्सेप्ट फिजिक्स में दे दिया। नया कॉन्सेप्ट क्या दे दिया मैंने, नया कॉन्सेप्ट ये दे दिया कि जैसे कि मैं अगर यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, मोबाइल से निकाल के एक डेटा केबल अपने ब्रेन में लगा लिए, तो सब कुछ सीधे सीधे आपके ब्रेन में स्टोर हो रहा है। एक मेमोरी कार्ड लगा लिया, एक बढ़िया चिप लगा लिया, मेमोरी कार्ड यहाँ पे लगा लिया 5-6 हज़ार GB का, और सारा डेटा क्या हो रहा है, रिस्टोर हो रहा है। सर आप पढ़ाते जाइए रोबोट की तरह। तो अगर कुछ मैं ऐसा करूँ तो मुझे लोग साइंटिस्ट का दर्जा देने लगेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको क्या बताया एक तरीके से कि मुझे लोग साइंटिस्ट मानने लगेंगे और तुरंत मेरा वैल्यू बढ़ जाएगी, उठा ले जाएंगे तुरंत ना, घूमने उमने को मिल जाएगा अमेरिका। तो ऐसे ही क्या था कि ओम साहब थे, इन्होंने ये कहा था कि जो एक तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस मैंने सिखाया आपको कि किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लाने में जितना, भाई दोनों पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल होता है, दोनों का जो डिफरेंस होता है तो उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और करंट क्या होता है, जो सर्किट में फ्लो करेगा। करंट बताया था मैंने आपको, चार्ज अपॉन टाइम बताया था कि भाई क्या हो रहा है, कहीं चार्ज फ्लो कर रहा है, एक यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा करंट होता है। तो इन्होंने ये कहा था कि भैया हो, बाबू हो, दीदी हो, बहनी हो, चच्चा हो, करंटवा के बीच में और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके बीच में एक तो रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, इन्होंने कहा था कि किसी भी सर्किट में, क्या कहा था इन्होंने, इन एनी सर्किट, ध्यान से देखना, इन्होंने क्या कहा था, इन एनी सर्किट, इन्होंने क्या कहा था, इन एनी सर्किट, किसी भी सर्किट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान देना कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान से देखना, किसी भी सर्किट में कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट में क्यों रख रहा हूँ, पता चला अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 10 वोल्ट की बैटरी लगाया हूँ एक सर्किट में, कभी टेम्परेचर मेरा 40 डिग्री है, कभी माइनस में 30 डिग्री हो जा रहा है। तो जब टेम्परेचर वैरी करता है तो कंडक्टिविटी पे, रेसिस्टिविटी पे, और कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह होता है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ना वो ये मान के चलेंगे, जैसे आपने पढ़ा है क्लास 9th में कि एट कॉन्स्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सुना होगा आपने, एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसे ही यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे तो स्पेशली कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है। तो ऐसे पहले मैं कह दे रहा हूँ कि पहले कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। इन पहले कह दिए थे कि देखो भैया जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं सिखा रहा हूँ ना, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में नियम कानून, जो एक संबंध बता रहा हूँ, ये लोग कैसे एक दूसरे से परिचित थे, जो संबंध बता रहा हूँ वो संबंध तब स्थापित होगा, इन दोनों लोगों का आपस में रिश्तेदारी तब बनेगी, इन दोनों लोगों के बीच में एक दूसरे का रास्ता तब जाके डिफाइन हो पाएगा, कब, जब टेम्परेचर भैया हिले डुलेंगे नहीं, वो कांस्टेंट रहेंगे, वो नहीं हिलेंगे। तो इन्होंने क्या कहा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब ध्यान से देखना, अभी ज़्यादा सोचो नहीं है, अभी आप ज़्यादा सोचो नहीं, अभी बस सुनो मेरी बात, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो, किसी भी सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ आ गई। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, या इसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं ना करंट को।
तो यहाँ पे क्या होगा, एक बात तो हमें समझने को ये मिल गई कि V क्या प्रोपोर्शनल है, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ गई। तो क्या हो रहा है, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी सर्किट में क्या होगा कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस सर्किट में वो करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन मत बताया करो यार, तो हम खुद ही डर जाएंगे, कम पढ़े लिखे हैं। लंबी डेफिनेशन तो बाद में हो, तो एग्जाम में मार्क्स के अकॉर्डिंग। अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन या छोटी डेफिनेशन से काम चलाएंगे। बड़ी डेफिनेशन थोड़ा सा हम लोग जब बड़ा होंगे ना तो बड़ी डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। जब पेपर नज़दीक आएंगे, जैसे 1 मार्क्स में आ रहा है तो छोटा लिखेंगे, 2 मार्क्स में डिफाइन करने को आ रहा है, डिफाइन ओम्स लॉ। और याद रखना ये भैया, एग्जामवा में ये लगभग अक्सर आता है, वो सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर मिल जाते हैं एग्जाम में। चचा, ओम चाचा अक्सर आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। हाल पूछे, बाबू कैसे हो, बेटा कैसे हो, बताओ हमको याद किए थे कि नहीं किए थे जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एग्जामों में आते हैं ये, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप जो लिखा करो ना वो थोड़ा सा उसको देख के कितने मार्क्स में आ रहा है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको बता दूं मैं आपको, थोड़ा सा अगर आपको स्ट्रिक्टली डेफिनेशन लिखने को है तो आप बल्कि थोड़ा सा इसको आप चाहो तो इसको डिफाइन कर सकते हो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन एनी मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है, इफ यू विल इंक्रीज द करंट द पोटेंशियल डिफरेंस विल आल्सो इंक्रीज, इफ यू विल decrease the current the potential difference will also decrease. By the way, in this way we can say that the current is directly proportional to potential difference. अब एक बात समझना, मैंने आपको सिखाया था क्लास 9th में या उसके पहले मैं सिखाया था कि अगर E वाला साइन कहीं पे आता है तो बड़ा खतरनाक होता भैया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोपोर्शनैलिटी साइन बोलते हैं। ये प्रोपोर्शनैलिटी मार्क होता है। E जहाँ पे दिखे समझ लो ये दो ही काम करेंगे, एक तो ये इक्वल टू लाएंगे, अगर इनको कहीं से हटाना है, इनको अगर मोहल्ले से हटाना है तो कब हटेंगे, एक तो इक्वल टू लाएंगे, दूसरे में साथ साथ कोई कांस्टेंट लाएंगे, कोनो कांस्टेंट ला देंगे भैया, कोनो कांस्टेंट वैल्यू ला के रख देंगे। बात समझ में आ रही है। अगर इनको हटाना है तो कुछ लिखना पड़ेगा। मतलब कहने का मेरे ये है कि V इज इक्वस टू के आई, के मतलब समझो अभी कांस्टेंट कोई है, ठीक है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कोई एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करूँगा तो उस सर्किट में जो करंट होगा वो उसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्मवा होता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म हमें यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है भाई, R यूज़ करना है ना, R यूज़ करना है। तो E का हो जाएगा V इज इक्वस टू आई आर। बड़ा प्यारा नियम कानून है ये, बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा रिश्ता है। V इज इक्वस टू आई आर के लिए लोग पता नहीं कितना परेशान रहते हैं। तो हमें क्या रास्ता मिल गया, हमें V के साथ आई आर का रास्ता मिल गया। हमें क्या हो गया, V के साथ आई आर का रास्ता मिल गया। तो अच्छा एक बार थोड़ा सा और देखिए, अगर हम इन R को डिफाइन करें, R को अगर यहीं से डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म जो R था अगर मैं R को डिफाइन करूं तो V अपान आई आ जाएगा। आया कि नहीं आया भाई। अगर आपको कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना था उसको करंट से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो ना करंट से, करंट से जितना पोटेंशियल डिफरेंस था उसको करंट से डिवाइड कर दो तो आपको रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। अगर इतना पे भी अगर आपका पेट नहीं भर रहा है, अगर आपका पेट नहीं भर रहा है, अगर आपको करंट के इक्विवेलेंट लिखना है तो कोई बात नहीं, यहाँ से अगर आप आई से निकालना चाहो तो क्या कर सकते हो, आई इज इक्वस टू हो जाएगा V अपान आर। बात समझ में आ रहा है भैया। ये भैया सब एक का है, हो इहो एक का है, इहो एक का है, इहो एक का है, इहो एक, कुछ कोई अलग नहीं है, बस अलग अलग टर्म में है। 3 लोग में हैं, कब वो ई यहाँ रहते हैं, ऊ वहाँ रहते हैं, कब ऊ वहाँ तो कब वो ई यहाँ, बस यह है। मतलब 3 लोगों का परिवार है। कौन कौन है इस परिवार में है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस देवता महाराज है, एक तो रेसिस्टेंस है आर है, एक तो करंट साहब है आई है। इन 3 लोगों का परिवार है, ये लोग आपस में घूमते टहलते रहते हैं, इनका रिलेशन फिक्स है। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा लाइक वाइक शेयर और कर दिया करो यार, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस देवता से मिल रहे हो, अगर ओम चाचा से मिल रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको और भी लोगों तक इस क्लास को, इस वीडियो को पहुंचाना है और मित्रों तक इस बात को पहुंचाना है, उनको भी समझाना। जो लोग घबराते रहते हैं हे भगवान ओम सलाह का है, उनको भी इस बात को बताना है, ठीक है। चलो तो ये बात हम समझ लिए, क्या समझ लिए कि जो हमारा V इज इक्वल टू आई आर का कॉन्सेप्ट होता है ये यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो अगर ये बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा आपको मैं बताऊं,
थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, कभी कभी इसको हमें लिखना होता तो आप लिख सकते हो। जैसे अगर इसको मैं बोलूँ आपको कि वर्ड के फॉर्म में लिखो तो लिख सकते हो नहीं क्या, कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, या करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस, या आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस ना, कांस्टेंट टर्म जो हमारा था। याद रखना इस बात को, हमने क्या बताया यहाँ से, एक बात बताया क्या, कि जो करंट होता है हमारा, क्या कह सकते हैं आप, कि जो करंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भैया, पोटेंशियल डिफरेंस के होता है। दूसरी बात, दो बात याद रखना, दो बात मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। चलो अच्छा लिख लो, मैं सोच रहा था नहीं लिखूंगा लेकिन लिख देता हूँ। करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के, लेकिन यही जो करंट होता है भैया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेसिस्टेंस के। याद रखना इस बात को, क्या होता है ये, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेसिस्टेंस के। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। जो करंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके होता है, रेसिस्टेंस के। बात समझ में आ रही है। मतलब इसका हुआ कि अगर E बढ़ेगा, अगर मतलब करंट बढ़ेगा, ये देखो यहाँ पे, जैसे अगर I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, I प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो अगर E बढ़ेंगे तो E नीचे है तो E घटेंगे, या तो अगर E बढ़ेंगे तो E घटेंगे। बात समझ में आ रही है। मतलब ये नहीं कि एक बढ़ेंगे तो दूसरे को, लेकिन यहाँ पे क्या था, अगर इनके पास भैया कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा तो करंट भी बढ़ेगा। किसी भी परिवार में, किसी भी सर्किट में अगर भैया 2 भाई है तो अगर 5 रुपया छोटका को मिलता है तो 5 रुपया आपको को मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। अगर आपका घर में व्यवहार सही है तो, अगर आपका घर में व्यवहार सही है तो अगर छोटे भाई को अगर 2 चॉकलेट मिल रही है तो आपको भी 2 चॉकलेट मिलती होगी। ठीक है, अगर माता पिता आपके, अगर आपको दोनों लोगों को बराबर मानते होंगे तब। अगर आप बदमाश हैं, परिवार के सबसे बदमाश सदस्य में से अगर आप आते हैं, सबसे खुरापाती इंसान, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका सब कुछ व्यवहार बढ़िया है तो अगर चॉकलेट घर में आ रही, अगर आम घर में आ रहा है, कुछ भी खाने पीने का सामान अगर पापा ला रहे हैं तो वो क्या करेंगे, दोनों लोगों को बराबर देंगे ना। अगर आपका व्यवहार अगर सही है तो, अगर गड़बड़ है तो मामला गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। सेम कंडीशन यहाँ पे भी वही है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट तो बढ़ेगा, लेकिन जब करंट बढ़ेगा तो जरूरी नहीं कि रेसिस्टेंस भी बढ़े। रेसिस्टेंस क्या होता है, वो घटने लगता है। बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब बता दूं मैं आपको कि ई जो आर दिख रहे हैं आपको, ई कौन होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं मैं, आप लोगों को समझा दूं। थोड़ा सा मैं आपको रेसिस्टेंस के बारे में बता देता हूं। तो आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो, सब लोग डेफिनेशन लिख लो। जल्दी बताओ मुझे भाई कि अब डेफिनेशन तो आपको कभी किताब में तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, कभी भी कहीं किताब में पढ़ना हुआ, कहीं कॉपी में तो नहीं, सबके ज़ुबान पे हुआ कि नहीं। अरे कुछ नहीं, बस एक बात ये याद रखना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बस इतना याद रख लो, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इतना बस याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब पोटेंशियल क्या होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। भूलोगे तो नहीं, कब सब लोग ना, कभी किसी को नहीं भूलना है। चलो अब बताया मैंने आपसे क्या कि रेसिस्टेंस को थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कौन है, रेसिस्टेंस की यूनिट कोई ओम बता रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो रेसिस्टेंस होता क्या एक्चुअली, मेरे तरफ से क्या बताया मैंने आपसे कि पोटेंशियल डिफरेंस, पीछे भी हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट होता है। ये होता है हमारा, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट होता है। अच्छा ये बताओ मुझे कि अगर हमारा जो, अगर R इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है, ठीक है, अगर R इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है तो ये बताओ मुझे, ठीक है, क्या होता है, R इक्वल्स टू वी अपॉन आई हो गया, R इक्वल्स टू वी अपॉन आई हो गया, तो वोल्ट की ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। और करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, जल्दी बताओ, एम्पियर होती है। तो क्या हो जाएगा, ये जो होता है इसकी SI यूनिट होती है। अगर मैं यूनिट की बात करूँ, अगर SI यूनिट की बात करूँ, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं। अगर मैं SI यूनिट की भी बात कर लूँ ये, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई था, तो V क्या था, वोल्ट था, इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है, और I की क्या होती है, एम्पियर होती है। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। बात समझो, क्या हो जाएगा भाई, वोल्ट है, ये एम्पियर है, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है। तो अगर वोल्ट पर एम्पियर है तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ओम कहते हैं भैया, ओम कहते हैं। अगर ये 1 वोल्ट है और 1 एम्पियर है किसी भी सर्किट में तो 1 ओम उसका रेसिस्टेंस होगा। ये बात समझ में आ गई। देखो रहे हो ना, ओम्स लॉ भी था, ओम्स यूनिट भी है, ऐसे भी इनको याद रखना है 1 ओम को। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर क्या होता है, 1 ओम होता है, याद रखना। अगर आपसे कोई पूछता है कि रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है तो आप क्या बताएंगे, ओम है। क्या बताएंगे, ओम है, जो उधर हमने लिखा है, याद रखना इस बात को। और आपसे कोई पूछता है, हाँ 1 ओम डिफाइन करने की बात रही, चलो 1 ओम डिफाइन कर देते हैं। कम से कम 20 बार हमसे पूछ चुके हैं आप, कल से पूछ रहे हैं, तो अब मैं आपका ओम डिफाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो 1 ओम को मैं डिफाइन कर देता हूँ भैया। ये बात समझ में आ गई सबको, रेसिस्टेंस की बात समझ में आ गई, रेसिस्टेंस की यूनिट बात समझ में आ गई। कितना आसान है 1 ओम डिफाइन करना, लेकिन जब किसी भी सर्किट में, अच्छा लिख के करता हूँ ना, लिख के कर लेता हूँ। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं, ऐसे जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये आया हुआ है डिफाइन 1 ओम, तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड, ऐसे लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड। मैंने क्या कहा आपसे कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, पूरा लिखना है ना, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मैंने कहा था व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ पे, किसी भी सर्किट के एंड में ना, अप्लाइड टू एंड्स ऑफ सर्किट, एंड्स ऑफ अ सर्किट, किसी भी सर्किट के। ठीक है, मैंने क्या किया कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया किसी भी सर्किट के, कहाँ पे, एंड पे, जहां पे क्या होगा, डिस्टर्बेंस आ जाती है कभी कभी। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे यहाँ पे कि मैंने आपसे क्या बताया आपको, टू एंड्स ऑफ ए सर्किट वेयर व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, जहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, 1 एम्पियर करंट क्या था, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं आप, देन क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते, बल्कि आप यहाँ पे लिखिए, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देन द रेसिस्टेंस, देन द रेसिस्टेंस of that conductor is 1 ohm। बात समझ में आ रही है। या तो आप इसको अगर चाहे तो आप और आसानी से कर सकते हैं, सर ओम लॉ का ग्राफ बता दीजिए। हाँ ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, ये बहुत देर से पूछ रहे थे हमसे, तब इसलिए हम इनको बता दें। ठीक है, कि 1 ओम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ग्राफ को चलता हूँ, ग्राफ की तरफ चलता हूँ। अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं ग्राफ पे आता हूँ। ये बात समझ में आ गई, आप सीधे कहेंगे कि जब किसी भी सर्किट में आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पे अप्लाई कर, जहाँ पे 1 एम्पियर करंट है, तो वहाँ का जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 ओम इज डिफाइंड एज व्हेन 1 वोल्ट, आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 ओम इज डिफाइंड एज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड at the ends of a circuit where 1 ampere current is flowing, that is known as 1 ohm। या आप कह सकते हैं कि that is the actually resistance of that particular conductor। बात समझ आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी करा दूँ आपसे, लेकिन उसके पहले कुछ लोग ग्राफ की बात करते तो थोड़ा देख लेते हैं। ग्राफ देख लो भाई, हेडिंग बना लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, एक बात और देख लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, या इसी को हम लोग किस नाम से कहते हैं, वी आई ग्राफ। क्या कहते हैं, वी आई
ग्राफ, याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो ग्राफ होता है इसी को हम लोग कहते हैं वी आई ग्राफ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब ये ग्राफ है वी आई के बारे में है तो मैंने आपको ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 9th में समझाया है, नहीं समझे तो बस अभी यहाँ पे इतना बताऊँगा कि दो एक्सिस है। यहाँ पे मैंने इसको ये एक्स एक्सिस लिया है, ये मेरा है क्या वाई एक्सिस ना, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये क्या मेरा है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो एक्सिस है और किसके किसके भी रिलेशन बनाना है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में मेरा रिलेशन बताना है, इन दोनों लोगों के बीच में ग्राफ बताना है। और अभी मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भैया जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो वहाँ पे एक तरीके से थोड़ा समझिए आप क्या हो रहा है, एक तरीके से कि अगर एक लोग बढ़ रहे तो दूसरा भी बढ़ेगा। मतलब समझिए जैसे कि अगर ये 2 यूनिट थे तो ये भी 2 यूनिट होंगे, ये 4 यूनिट हुए तो ये भी 4 यूनिट होंगे, ये जितना बढ़ेंगे उसी प्रोपोर्शनलिटी में हो बढ़ेंगे। ये दुगना हुए तो ये दुगना, ये दुगना, तो क्या होगा, जो ग्राफ होता है इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, एकदम स्ट्रेट में होता है। क्या होता है, याद रखना कि जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, सीधे होता है। जरूरी नहीं कि यहीं पे हो सकता हो, यहाँ पे भी होगा लेकिन सीधे होगा, यहाँ पे भी होगा सीधे होगा, यहाँ पे भी होगा सीधे होगा, मतलब जहाँ पे भी होगा वो क्या होगा, एकदम सीधे होगा। बात समझ में आ रही है। याद रखना जो ग्राफ बनता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या बनता है, वो एकदम स्ट्रेट बनता है। एकदम स्ट्रेट क्यों बनता है, क्योंकि ये ये एक दूसरे के क्या है, अच्छा ये रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे आप वोल्ट को कर दो रिप्रेजेंट, यहाँ पे वोल्टेज कर दो, यहाँ पे V को रिप्रेजेंट कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस कर दो, यहाँ पे करंट को कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे करंट कर दो या करंट यहाँ कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस कर, तब वो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कर दो। वैसे हम लोग वाई एक्स एक्सिस पे मैंने V को रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्स एक्सिस पे मैंने I को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। हाँ ठीक है, वाई एक्सिस पे मैंने क्या किया है, वाई एक्सिस पे मैंने I को रिप्रेजेंट किया। कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो इसका उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग सीखे थे क्या क्लास 9th में मोशन वाले चैप्टर में कि हम लोग जनरली एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करते थे, तो वो तो हम लोग थोड़ा सा इसलिए करते ताकि हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्व करना है वो थोड़ा ईजी हो जाए। बाकी कोई कंपल्सन ऐसा नहीं होता कि आपको किस एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करना है। बात समझ में आ गई। अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो इस बात को हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि इन केस ऑफ ओम्स लॉ द ग्राफ इज ऑलवेज इन ए स्ट्रेट वे, या आप ये भी कह सकते हैं कि द वी आई ग्राफ रिगार्डिंग ओम्स लॉ इज ऑलवेज इन ए स्ट्रेट वे। ठीक हो गया, तो हमेशा एक स्ट्रेट वे में होता है, हमेशा क्या होता है, एकदम सीधे होता है। बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई तो कुछ बातें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और कि मतलब कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर तो मैंने बता दिया आपको कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सर चीज़ हम लोगों ने सीख लिया है। अगर सर ये चीज़ अगर आप सीख लिए तो मैं आपको कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कराऊंगा और क्वेश्चंस कराने के बाद मैं आपको रेसिस्टेंस पढ़ाऊंगा, रेसिस्टिविटी बताऊंगा, ठीक है, रेओस्टर बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को और आगे बढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करूँगा। ओम साहब के साथ आज सब लोग हम लोग क्या करेंगे, आराम करेंगे, खाना पीना खाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ। बात समझ में आ गई। इस बीच अगर किसी के साथ कोई दिक्कत आती, किसी को चक्कर आता है, किसी को बुखार होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है पेट में, तो मुझसे संपर्क करेगा भैया। हम डॉक्टर भी हैं आपके, ठीक है, मास्टर भी हैं, डॉक्टर भी आपके, वकीलों हैं। अगर आपको सलाह लेना है तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। पता होना चाहिए कि मैं यूनिवर्सिटी से LLB ही कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो आप लोग मुझसे सलाह भी ले सकते हैं, ठीक है। वकालत वाला काम भी हो जाएगा, फीस नहीं लूँगा, फ्री में काम करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे। कल साइंस का क्लास हो तो चाहिए, चले देखते हैं, कल की बात अब कल करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे यू ऑल, आई होप एनीवन डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड नाइट, बाय बाय।